पिछले वीडियो में आपने सुना कि अखबार की सुर्खियां मेरे सामने हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी नुसरत भुट्टो और बेटी बेनज़ीर भुट्टो दोनों जेल में हैं। अब आगे। बांग्लादेश को तस्लीम करने के बाद भुट्टो के खिलाफ सारे मुल्क में बवंडर उठ खड़ा हुआ है। जमाते इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इस्तकबाल और ख़ुद पीपल्स पार्टी के कई बड़े वर्कर भुट्टो से बगावत कर गए, लेकिन भुट्टो सरकार ने इसका बहुत सख्ती से सामना किया। उनमें इस कदर दहशत फैलाई कि कोई चूं तक ना कर सके। उस वक्त भुट्टो साहब पाकिस्तान के 3 ओहदे एक साथ संभाले हुए थे: चीफ मार्शल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटर, सदर पाकिस्तान और वजीर आजम। पाकिस्तानी फौज के अंदर एक दल ऐसा भी था जो बांग्लादेश को तस्लीम करना नहीं चाहता था और अमेरिका और चीन से मदद लेकर भारत के साथ जंग जारी रखना चाहता था। लेकिन भुट्टो ने हालात की हकीकत को तस्लीम करते हुए 72 में इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौता कर लिया। भुट्टो यह बात समझ गए कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी मुल्कों के पीछे लगकर पाकिस्तान 48, 65 और 71 में भारत के खिलाफ लड़ी जाने वाली तीनों जंगों में बुरी तरह मार खा चुका है। 71 की जंग ने तो उनकी कमर ही तोड़कर रख दी थी। वह अब भारत के साथ बैर बढ़ाकर और खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। दूसरे, उसने पाकिस्तान के 93,000 जंगी कैदियों और 195 आला दर्जे के फौजी अफसरों को रिहा करवाया था। यही सबसे बड़ी वजह थी कि सन 65 में यूएनओ में भारत के खिलाफ 1000 साल तक लड़ाई जारी रखने की धमकी देने वाले भुट्टो शिमला समझौते के कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर था। ऐसा करके उसने अपने 1 लाख के करीब जंगी कैदी ही नहीं छुड़वा लिए, बल्कि भारत के कब्जे में आया हुआ हजारों मील का इलाका भी ले लिया। अब वह फौजी दल जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भारत के साथ अमन की बातें पसंद ना थी, हरकत में आ गया। जनरल जिया उल हक इस ग्रुप का सरगना था। इसके साथ एक ब्रिगेडियर जिसका नाम मुझे अब याद नहीं, कर्नल आसिफ शफी, 2nd पंजाब रेजिमेंट, मेजर अयाज अहमद सिप्रा और इसके अलावा 122 फौजी अफसर थे, जिन्होंने एक योजना बनाई कि भुट्टो को उसके हिफाजती दस्ते के हाथों ही उसकी कोठी में गिरफ्तार करा लिया जाए और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 10 लाख कारकुनों को सड़क पर खड़ा करके गोली मार दी जाए। जब उनकी मीटिंग चल रही थी तो जनरल जिया उल हक को अपने ब्रिगेडियर पर शक हो गया, क्योंकि वह उसकी बातों का जवाब पूरे जोशो खरोश से नहीं दे रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि उसका वह प्लान लीक कर दे और यह फंस जाए। इसने खुद जाकर भुट्टो को बगावत का सारा प्लान ही नहीं बतला दिया। बगावत का सारा कसूर ब्रिगेडियर के सर पर थोप दिया। इससे उसने अपनी जान भी बचा ली और भुट्टो के करीब भी आ गया, जिसने आगे चलकर अपने सीनियर फौजी जनरलों को नज़रअंदाज करते हुए इसे पाकिस्तानी फौज का कमांडर इन चीफ बना दिया। ब्रिगेडियर समेत 127 फौजी अफसर रातों रात गिरफ्तार हुए। उनको घरों से कैद करके अटक के किले में उनकी तफ्तीश हुई। कोर्ट मार्शल करके उन्हें लंबी लंबी सजाएं दी गई। ब्रिगेडियर को 20 साल कैद बमशक्कत हुई। कर्नल आसिफ शफी को 7 साल की सजा मिली। इसी तरह दूसरे फौजी अफसरानों को भी कैद करके पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया गया, जिनमें से कर्नल आसिफ शफी और मेजर अयाज अहमद जेल लाहौर में आ गए, जहां हम तबादले के लिए पड़े हुए इंतजार कर रहे थे। मेजर अयाज अहमद सिप्रा को बैरक 4 में एक कोठरी दे दी गई। मैं अक्सर उनके पास आया जाया करता था, हालांकि उनसे मिलने को मनाही थी, लेकिन फिर भी मैं नंबरदारों को सिगरेट वगैरह देकर सिप्रा के पास चला जाता था। वह भी मुझ में दिलचस्पी लेने लगा। हम सारे दिन शतरंज खेलते, ताश खेलते और गप्पे मारते। कर्नल आसिफ शफी बैरक नंबर 1 में बंद था। यहाँ वह अकेला ही था। उसकी बैरक का नंबरदार इस तरह सख्त था कि उससे किसी पाकिस्तानी कैदी को नहीं मिलने देता। हमारी तो बात ही क्या थी। उसके सिर्फ एक झलक मुझे ईद के दिन देखने को मिली। उस दिन वह सिप्रा के यहाँ अपने नंबरदारों के साथ ईद मुबारक कहने को आया था। भुट्टो के खिलाफ इस बगावत की कहानी मुझे अयाज अहमद सिप्रा ने तफसील से बताई। वह पाकिस्तान गुजरात का रहने वाला ऊंचा लंबा जवान था। हिंदुस्तान के खिलाफ उसके दिल में सख्त नफरत थी और अक्सर बातों बातों में उसे उगला करता था। कहा करता, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें अपनी दिलजोई के लिए आने देता हूँ, क्योंकि सारी जेलों में तुम्हारे सिवाय मेरे मेंटल कैलिबर का कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। सब जाहिल और गंवार भर्ती हुए हैं, वरना मैं तुम जैसे हिंदुस्तानियों की शक्ल से भी नफरत करता हूँ। इसने मुझे बताया कि किस तरह उन्होंने भुट्टो के हिफाजती दस्ते के कमांडर को इस बात के लिए रजामंद कर लिया कि वह सुबह नाश्ते के वक्त भुट्टो परिवार को गिरफ्तार कर लें और भुट्टो को उसकी हुकूमत से बरतरफी का ऐलान सुनाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती,
खुद हमें बगावत का रास्ता दिखलाने वाले जनरल हक हमें दगा दे गया, हमें रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी वफादारी देखिए कि हम में से किसी ने भी जनरल जियाउल हक का नाम नहीं लिया। हम तो सोच रहे थे कि वह भी हमारी तरह गिरफ्तार हो चुका होगा। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसने सारा प्लान भुट्टो को बताया होगा। इसलिए जब अटक के किले में हमारे 127 साथी नजरबंद होकर आए, उनमें जब जनरल जियाउल हक को हमने नहीं देखा तो सोचा कि शायद उसे गोली मार दी गई होगी या रिपोर्ट करने वाले ने किसी खास वजह से उसका नाम भुट्टो को नहीं बताया होगा। अटक के किले में वे लोग तकरीबन 3 महीने नजरबंद रहे। बाहर की दुनिया की कोई खबर उन तक नहीं पहुंचती थी। हाँ, हमारे 30-40 हिंदुस्तानी अफसर वहां मौजूद थे, जिनमें से 8-10 तो सन 65 से वहां पर थे। बाकी लोग 71 की जंग में पाकिस्तानी फौज के हाथों गिरफ्तार हुए थे। वे तब से वहीं पड़े थे, जिनमें एक कैप्टन सिंह और एक हवाई फौज का गिल सिपरा के खास दोस्त थे। वे लोग उनके साथ रोज बैडमिंटन खेला करते थे। जब तक वे जिंदा हैं वहां रहेंगे। जो भी हिंदुस्तानी एक बार अटक के किले में दाखिल हो जाता है, उसका नसीब अटक के किले की रोटियां और मर जाने पर मिट्टी के तेल का कनस्तर होता है। जीते जी उसको रिहा नहीं किया जाता। पहले तो उसने सोचा कि वो सारी उम्र के लिए अटक के किले में कैद होकर रह जाएंगे, लेकिन जब कोर्ट मार्शल करने के बाद उन्हें सजा दे दी गई तो दिल को कुछ राहत महसूस हुई। सबसे कम सजा 3 साल कैद सिप्रा को मिली। उसमें से 2 या 2.5 साल काट कर उसे रिहा हो जाना था। उसका कहना था यह भुट्टो बचेगा नहीं। जैसे ही जनरल जियाउल हक का दाव चल गया, वह उसे उखाड़ फेंकेगा, और जहां तक मेरा ख्याल है वह इसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। मैं इस शख्स की खुरेंजी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर वह एक बार हुकूमत संभालने में कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान को उसके हाथों खुदा तो चाहे छीन ले, कोई शख्स हुकूमत नहीं हथिया सकेगा। और देख लेना, पाकिस्तान में अभी तक जितने डिक्टेटर हुए हैं वह उनमें से सबसे सख्त तबीयत का डिक्टेटर साबित होगा। इसके इरादे इस कदर पुख्ता हैं कि जो कुछ यह दिल में ठान लेता है करके रहता है। बोलने में इस कदर मीठा और मिलनसार की कलेजा निकाल ले, लेकिन अंदर से पूरी छुरी। खुदा करे इसके हाथ में हुकूमत आ जाए। बच्चू, फिर देखना हम तुम हिंदुस्तानियों से निपट कर दिखाएंगे और तुम्हें बतला देंगे कि जंग क्या होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वह आखिरी जंग होती। या तो पाकिस्तान का पूरा नामो निशान ही दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, और या फिर पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगा। अब तो तुम अपने घर जा रहे हो, फिर हम तुम्हारे घर आएंगे। तब तुमसे कहेंगे, चल रे साले किराड़, या तो कलमा पढ़ या मरने को हो जा तैयार। पर मुझे लगता है कि साले तू फिर से बच जाएगा, क्योंकि तेरी सुन्नत हुई है ना, यानी मुसलमान होने का पक्का सर्टिफिकेट है तेरे पास, इसलिए तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये बातें वो मजाक में कह रहा था या दिल की गहराई से? उस वक्त तो मैंने उसे कोरी बकवास समझा, लेकिन आज हालात ने जो पलटा खाया है उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। जनरल जियाउल हक भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका चुका है। दुनिया सोचती थी कि जिस दिन भुट्टो को फांसी दी जाएगी पाकिस्तान में ज्वालामुखी फूट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। चीन, अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर पाकिस्तान की पीठ थपथपानी शुरू कर दी। पाकिस्तान एटमी हथियारों की होड़ में शामिल हो गया। उधर अमेरिका ने भारत को यूरेनियम सप्लाई करना बंद कर दिया और वह धड़ाधड़ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। जियाउल हक भारत में खालिस्तान का नारा लगाने वाले गंगा सिंह के साथ है, जो अपने आप को सदर खालिस्तान कहता है। बैंकॉक के रास्ते दुनिया भर में खालिस्तान के पासपोर्ट पर पंजाबियों को गैरकानूनी ढंग से घुसवाकर अरबों रुपया इकट्ठा करता है। इस गंगा सिंह को अमेरिका के सदर रीगन व्हाइट हाउस में डिनर खिलाता है। यह इस वक्त इस कदर अमीर है कि बहुत जल्द अरबों रुपया खर्च करके कोई टापू खरीदने और खालिस्तान की हुकूमत कायम करने में सपने ले रहा है। इन बातों से संकेत मिलता है कि बहुत जल्द इस खित्ते में फौजों की टक्कर होने वाली है। बांग्लादेश को तस्लीम करने के बाद भुट्टो सरकार के कदम लड़खड़ाने लगे। आवाम को खुश करने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले। उसने 15,000 अधिकारियों को रातों रात सर्विस से बर्खास्त करके घर भेज दिया और गैर मुल्की राजदूतों की सभा के बीच स्पीच करते हुए उन्हें माँ बहन की गंदी गंदी गालियां तक दे डाली। तब सब विरोध पार्टियां एकमुठ होकर भुट्टो के खिलाफ बगावत पर उतर आई। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मौदूदी, तहरीर इस्तिकलाल के एयर मार्शल असगर खान, अब्दुल गफ्फार खान का बेटा वली खान, महमूद अली कसूरी, यहाँ तक कि उसका शुरू का साथी गुलाम मुस्तफ़ा खैर, सब इसके खिलाफ हो गए। सिंध के पीर पगाड़ों के अपनी सेवा में 15,000 हथियारबंद आदमी थे। उन सबों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की जेलें भर दी गई। लड़की नुमा बाल बढ़ाए कॉलेज में खूबसूरत नौजवान लड़के भी जेलों में बंद हो गए
और इस व्यक्ति ने इनके साथ जो सलूक करवाया उसे देखकर रूह कांप उठती है। कोट लखपत की जेल में सैकड़ों की तादाद में कॉलेज के तालिबे इल्म बंद थे। रात में उनको 10-10 की टोलियों में बाहर निकाला जाता और जिस्मानी भूख से परेशान 20 साल कैदी उन पर छोड़ दिए जाते। वे चीखते चिल्लाते आगे आगे भागते और जब भाग भाग कर उनका दम फूल जाता तो कैदी उनके साथ जिना व जबर करते। उनकी चीखों से जेल सारी रात गूंजा करती। फिर उनके सिर पर मशीन फेराकर गंजा करके उनको दूसरी जगह बंद कर दिया जाता ताकि वह बैरक में जाकर अपने साथियों को यह न बतला सकें कि रात को उनके साथ क्या बीती। जुल्म का यह दौर महीने भर चलता रहा। पुराने जाते रहे, नए आते रहे। यह वही तालिबे इल्म थे जो कभी खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगा करते थे, या रब एक बार भुट्टो को पाकिस्तान का सदर बना दे। अब वही उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते जा रहे थे। बांग्लादेश बनने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। पहले पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को पटसन चाय बेचा करता था, लेकिन अब सारी आमदनी खत्म हो गई थी। वस्तुओं के भाव आसमान को छू रहे थे। चीनी 15 रुपए सेर, चाय का कप 1 रुपए, प्याज 6 रुपए सेर और डालडा घी 18 रुपए किलो बिक रहा था। इससे पाकिस्तान के सभी हिस्सों में अफरा तफरी फैल गई। कभी डाक तार के मुलाजिम हड़ताल कर रहे तो कभी बिजली वाले। चारों तरफ हड़तालों का दौर उठ खड़ा हुआ। गरीब को सांस लेना मुश्किल हो गया। वार्डन अफसर जेल की पकी हुई रोटियां कपड़े में लपेटकर बाल बच्चों के लिए ले जाते नजर आते। कैदियों को उनके रिश्तेदारों की तरफ से मुलाकात में आने वाले राशन में भारी कमी हो गई। सिगरेट, साबुन, टूथपेस्ट, मिठाई और फलों की जगह गुड़ और चने ने ले ली। किसी अमीर घर से ही कैदी के लिए ये चीजें आया करती और इसका असर हम लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ा। अगर हम किसी पाकिस्तानी कैदी से सिगरेट मांगते तो वह इनकार कर देता और फिर कहता कि भाई यहाँ बैठकर कश लगा लो, तुम्हें देने के लिए तो अब सिगरेट नहीं बची। क्या करें, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि घर वाले बड़े मशक्कत से हफ्ते में 1 डिब्बी सिगरेट दे पाते हैं। हमने सिगरेट के टुकड़े चुनना फिर से शुरू कर दिया। उसी बीच कैदियों के तबादले की लड़ी शुरू हो गई और मुसीबत यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में अपने नाम और पते गलत लिखा रखे थे उन्हें भारत सरकार यह कहकर कि यह हमारे आदमी नहीं है, बॉर्डर से ही वापस कर देती। इस तरह पहली 3 टोलियों में भेजे गए 150 आदमियों में से 70 आदमी लौट कर आ चुके थे। वे बेचारे बड़ी बुरी हालत में पाकिस्तान की जेल में दिन गुजार रहे थे। अक्सर भारत सरकार को गालियां दिया करते। कई दिन बीत जाते, चाय का एक कप नसीब नहीं होता था हमारे साथियों को। मैं तो रोजाना मेजर अय्याज अहमद सिपरा के यहाँ जाकर 1 कप चाय पी लिया करता था। वह मुझे हर तीसरे दिन 20 सिगरेट वाला टैंक का पैकेट दिया करता था। अच्छे खाते पीते घर आने का था और उसकी तगड़ी मुलाकात आया करती थी। एक बार मुझे फूड पॉइजन हो गया। लगातार 10 घंटे उल्टियां और दस्त आते रहे। लगता था कि जैसे बचूंगा नहीं। मेरा साथी सोहनलाल उर्फ करमचंद मुझे पीठ पर लाद कर जेल के अस्पताल में भर्ती करवा आया। जेल का चीफ कंपाउंडर काजी था। वह हिंदुस्तानी कैदियों के साथ बेहद बेरुखी से पेश आता था। पहले तो उसने मुझे बहुत नानुकर की, लेकिन जब दरोगा को रिपोर्ट की गई तो उसने फौरन भर्ती कर लिया। मेरी हालत इस कदर पतली कि उठकर पेशाब भी नहीं कर सकता था। दवाई से मुझे आराम तो आ गया, लेकिन कमजोरी बहुत थी। आखिर मैंने सोनलाल के हाथ अयाज अहमद सिपरा को संदेश भेजा कि मेरी कुछ मदद करे। जेल की तरफ से तो अब फल और दूध पाकिस्तानी कैदियों को बड़ी मुश्किल से मिलता था, फिर मुझे कौन देता। मेजर सिपरा ने सोहनलाल को 10 रुपए नगद और कुछ फल देकर कहा, उसकी राड से कहना साले जिंदा रहा तो मैं यह रुपए ब्याज समेत हिंदुस्तान आकर वसूल करूंगा। तुम्हारे बनिया खानदान के लोग भी तो हमारे पुरखों से यही करते रहे। उसके बाद सिपरा लगातार 10 दिन तक मुझे अपनी तरफ से फल और दूध भेजता रहा। सोहनलाल को अफीम खाने की बहुत बुरी बीमारी थी। उसने फल तो मुझे दे दिए, लेकिन 10 रुपए डकार गया और अफीम मंगवा कर खा गया। एक दिन सिपरा खुद अस्पताल आया मेरा हाल चाल लेने के लिए और पूछा, तुम्हें 10 रुपए भेजे थे, उसका क्या किया। मैं समझ गया कि पैसे सोहनलाल डकार गया, लेकिन मैं यह बात सिपरा से छिपा गया। मैंने कहा सिगरेट मंगा लिए थे। इस पर वह बहुत नाराज हुआ और बोला, साले मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे सेहत बनाने के लिए और तुम उल्टा यहाँ सेहत खराब कर रहे हो। जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारा नंबर आ गया है हिंदुस्तान जाने का। मैं अभी अभी यह खबर ड्योढ़ी से सुनकर आ रहा हूँ और जिन कैदियों को जाना है उनकी फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी है। पढ़कर आ रहा हूँ। अब तो साले मुस्कुरा दे। हिंदुस्तान जाकर चाहे भूल जाना, लेकिन हमारा खाया हुआ माल याद रखना। इंशाअल्लाह फजल खुदा एक दिन जरूर तुमसे इसकी कीमत वसूल करने आऊंगा। यह कहकर मेजर सिपरा चला गया। घर जाने की खबर सुनते ही सारी बीमारी पंख लगकर उड़ गई। मैं फौरन छलांग लगाकर चारपाई से उठ खड़ा हुआ। काजी से कहकर अस्पताल से छुट्टी ली और बैरक में आकर अपने साथियों को घर जाने की खबर सुनाई।
आखिरी चालान में हम 30 आदमी आने वाले थे। बाकियों के नाम के बारे में अभी पता नहीं था। हाँ, मैं और सोहनलाल उनमें थे। यह बात मुझे सिप्रा ने बतला दी थी। हम लोगों के पास जो कपड़े थे उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। चुनाचे सिप्रा ने सोहनलाल के लिए अपना नया कुर्ता सलवार का जोड़ा, मेरे लिए सूट टाई और बूट मंगा कर दिए। अब एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था और हर वक्त घर के ख्यालात घेर लेते। जब 2-3 दिन तक जेल वालों ने चालान की खबर की कोई पुष्टि नहीं की तो सोचने लगा कहीं सिप्रा ने गप तो नहीं मारी। लेकिन 8 सितंबर 1973 को सुबह हम 30 आदमियों को बतला दिया गया कि अगले दिन जेल की गाड़ी हमें भारत वापसी के लिए तबादले की खातिर सुबह 9 बजे बागा बॉर्डर लेके जाएगी। हमारे साथ बाबू मदन गोपाल, चन्नन बुल्लर, जैकब मसीह पादरी, अनवर खान, ओम प्रकाश बुधवार, चेतन सिंह वगैरह सभी लंबी कैद वाले कैदी थे। इन्हें पाकिस्तान की जासूसी के इल्जाम में 10 साल से लेकर मौत तक की सजा दी गई थी। हम यह खबर सुनते ही खुशी से नाचने लगे। वह सारी रात हंसते गाते गप्पे मारते आंखों ही आंखों में रात गुजर गई। और अगले एपिसोड में भारत वापसी। और हाँ, मुझे इंतज़ार है आपके उन जवाबी वीडियो का जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप इस वीडियो के मुतल्लिक, इस किताब के मुतल्लिक अपने रिएक्शन एक वीडियो की शक्ल में ज़रूर भेजें जो 1 मिनट और 1.5 मिनट में हो। आपको इस किताब के बारे में कुछ भी अगर कहना है मुझे ज़रूर भेजें, मैं उसे अपने वीडियो में ज़रूर रखना चाहूँगा। शुक्रिया।